नमस्कार, प्रणाम महादेव। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन लैब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का एक उद्देश्य होता है कि मैं जो संगीत के प्रेमी हैं उनको संगीत के विषय में कुछ जानकारी दे सकूं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हमारे बच्चे कर रहे होते हैं, हमारे मित्र कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दूं। अभी जल्द ही हमने एक टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू चलाया अपने इस चैनल के माध्यम से, और एस्टेट की परीक्षा बिहार में चल रही थी, तो उसके मद्देनज़र कि जो लोग एस्टेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं म्यूजिक सब्जेक्ट से, उनके लिए कुछ हेल्प हो जाएगा। और बड़ा अच्छा लगा ये फीडबैक जान करके कि लोगों ने वाकई बहुत ही अप्रिशिएट किया, और उन्होंने बताया कि सर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमको हुआ। और पैटर्न बिल्कुल वही था जिस पैटर्न को लेकर के आप चल रहे थे, उसी पैटर्न के बिहार पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने टेस्ट में पूछे और एग्ज़ाम में आए भी थे। तो अच्छा लगा कि मेरा प्रयास जो रहा वो सफल रहा, और आप लोगों को इतना प्यार मिला। खैर, ये तो मेरा एक प्रयास था जो मैंने किया, और आगे हम लोग जिस उद्देश्य से आज का ये वीडियो बना रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि आज पुनः आप लोगों को एक महान व्यक्तित्व के बारे में परिचित कराया जाए। जी हाँ, आज हमारे इस एपिसोड के केंद्र में जो नाम है उनका नाम है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल का संबंध शास्त्रीय संगीत से रहा, और शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हर व्यक्ति इस नाम को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। गंगूबाई हंगल को केंद्र में रख करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका संबंध किस घराने से था, इनके गुरु का नाम क्या था, और पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, संगीत नाट्य अकादमी की सदस्यता इन्होंने कब ली। इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो है इनको केंद्र में रख के अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर एक वीडियो बनाया जाए, और फिर वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके मैं आया हुआ हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इनके जीवन परिचय को प्रारंभ करते हैं। गंगूबाई हंगल भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन विधा में एक ऐसा नाम जिसका संबंध किराना घराना से रहा, जिन्होंने सवाई गंधर्व के मार्गदर्शन में स्वयं को तैयार किया, और जो एक पर्याय शास्त्रीय संगीत के लिए रही। गंगूबाई हंगल का जन्म 5 मार्च 1913 को कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में एक जिला पड़ता है धारवाड़ जिला। उस धारवाड़ जिले के शुक्रपर पीठ नामक एक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म होता है, और देवदासी परिवार में इनका जन्म होता है। देवदासी परिवार के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लोग भरतनाट्यम वगैरह पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि देवदासियों की जो व्यवस्था होती थी, उनका जो जीवनोपार्जन होता था, उनकी जो जीविका होती थी, वह संगीत के माध्यम से ही चलती थी। तो उसी परिवार में इनका जन्म था, तो संगीत इनको एक तरह से विरासत में आप कह सकते हैं मिली हुई थी। इनके पिताजी का जो नाम था वो था चिक्कू राव नादिगर, और माताजी का नाम था अंबाबाई। और अंबाबाई स्वयं में अपने समय की बहुत अच्छी गायिका रहीं, और उन्होंने गंगूबाई के अंदर की ये जो आग देखी संगीत के प्रति, इसको समझने में उन्होंने देर नहीं की। एक बार की कहानी गंगूबाई हंगल जी के बायोग्राफी से मिलती है कि बचपन में ये कहीं ट्रांजिस्टर बज रहा था, और उसमें कुछ गीत बज रहा था जिसको ये सुन करके बड़ा प्रभावित होती हैं, और उस गीत को पूरी तरह से सुनने के लिए उसके पीछे पीछे बड़ी दूर तक जाती हैं, और जब गाना कंप्लीट हो जाता है तो उसको गुनगुनाते हुए रिटर्न वापस आती हैं। माँ इस चीज़ को देखती हैं, तो देखने के बाद उन्होंने ठान लिया कि नहीं, अगर मेरी बेटी आत्मिक रूप से संगीत से इस प्रकार से जुड़ी हुई है तो उसको संगीत जो है वह विधिवत तरीके से सिखाना ही जरूरी है, और मैं सिखाऊंगी। और इस निर्णय के साथ वो इनको संगीत सिखाने लगती हैं। एक्चुअली हमारे समाज में एक व्यवस्था रही शुरू से, और उस व्यवस्था में कुछ कमियां भी थीं, जिनके कारण इनका जो निवास स्थान था उसके आसपास के लोगों द्वारा इनको हे दृष्टि से देखा जाता रहा। और चूँकि उस समय देवदासियों की स्थिति उच्च नहीं मानी जाती थी समाज में, उनको हे दृष्टि से देखी जाती थी, तो उस चीज़ का भी शिकार इनका परिवार रहा। सन 1928 में इनकी जो माताजी होती हैं वो अपना पैतृक जो स्थान रहता है उसको छोड़ करके एक हुबली शहर है, हुबली शहर में चली आती हैं, और हुबली शहर में एक संगीत
एकेडमी चल रही होती है, संगीत एकेडमी, जिसका नाम होता है कृष्णाचार्य संगीत एकेडमी। वहाँ पे उन्होंने इनको भर्ती कराया और इनको संगीत की विधिवत शिक्षा देना प्रारंभ किए। अब 1928 की मैं बात कर रहा हूँ, तो सोचिए कि हमारे समाज की स्थिति क्या रही होगी उस समय। कम उम्र में लोगों का विवाह कर देना आम बात हुआ करती थी। वैसा इनके साथ होता है। जब ये मात्र 16 साल की होती हैं तो इनका विवाह जो है गुरुराव कौलगी जी के साथ कर दिया जाता है और दोनों अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इतना प्रबल कि महज 4 वर्षों के बाद ही इनके पति का देहांत हो जाता है और यह पूरी तरह से टूट जाती हैं। 4 वर्ष के बाद इनके पति का देहांत तो होता ही है, साथ ही साथ इस अवधि के बीच में इनको 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ यह है कि मात्र 4 वर्षों में इनकी स्वयं का जो एक जीवन होता है उसको जीने के लिए इनको 4 लोगों की जीविका को चलाना होता है। और यह आज के समय में भी अगर देखा जाए तो बहुत कठिन काम है, लेकिन ये परिस्थितियों से हार नहीं मानती हैं और चलती रहती हैं। बाद में इनको सानिध्य प्राप्त होता है सवाई गंधर्व साहब जी का, और लोग बताते हैं कि अपने घर से 30 किलोमीटर दूर ट्रेन से जाती थीं और उसके बाद फिर वहाँ से पैदल यात्रा करती थीं। फिर तत्पश्चात जाकर के वहाँ पे क्लासिकल की शिक्षा ये प्राप्त की। इस तरह से स्ट्रगल किया इन्होंने। सवाई गंधर्व के साथ इनके जो सहयोगी सहपाठी थे उनमें से एक थे भारत रत्न भीमसेन जोशी जी भी थे, और साथ में इन लोगों ने संगीत की व्यापक शिक्षा ली। एक इंटरव्यू में गंगूबाई हंगल जी ने बताया कि इनके जो गुरु सवाई गंधर्व जी थे उनका कहना था कि कलाकार को बड़ा कंजूस होना चाहिए स्वर को लगाने के मामले में। तो लोगों ने पूछा कि कंजूस क्यों होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब आप कंजूस होंगे तो आप एक एक हरकत को बड़ी ही संजीदगी के साथ 1 by 1 करके दिखाएंगे, एक साथ ही सब नहीं दिखा देना है। इतनी कंजूसी करिए कि जो श्रोता बैठा है अगर वो संगीत को नहीं भी जानता है तो भी वह हरकत उसको साफ समझ में आए। अब दृष्टिकोण देखिए कितना ऊंचा रहा इनका। तो अब इस गुरु के, इतने बड़े गुरु के साथ अगर इन्होंने गुरु का सानिध्य इन्होंने अगर पाया हुआ है तो जाहिर सी बात थी कि चमकना लाजमी था, और यही होता है। धीरे धीरे ख्याति बढ़ती जाती है, देश के विभिन्न भागों में अपना प्रोग्राम देती हैं और आकाशवाणी पे भी इनका प्रोग्राम चलता है, रेगुलर प्रोग्राम चलता है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर जाती है और समय के साथ आगे बढ़ती जाती हैं। 1945 के बाद इन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और वह निर्णय ये था कि इन्होंने फोक संगीत को पूरी तरह से त्याग दिया। कहने का मतलब कि उप शास्त्रीय संगीत को पूरी तरह से त्याग करके ये मूल रूप से शास्त्रीय गायन के ही क्षेत्र में आ गई, और उसके बाद सिर्फ इन्होंने शास्त्रीय गायन किया सन 1945 के बाद से। और आगे चल करके जीवन यात्रा आगे बढ़ती गई। अंत में इनको सन 1962 में कर्नाटकी संगीत नृत्य अकादमी की ओर से इनको पुरस्कृत किया जाता है, और समय आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद सन 1971 में इनको पद्म विभूषण दिया जाता है। 1973 का जब समय काल आता है तो 1973 के समय काल में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद 1996 में इनको संगीत नाटक अकादमी संस्था का एक अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। 1998 में इनको मणिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सन 2002 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। अब धीरे धीरे करके शास्त्रीय संगीत में गंगूबाई हंगल स्वयं एक संगीत का पर्याय बन चुकी रहीं, और इन्होंने अपनी देश विदेश हर जगह अपनी सेवाएं दी शास्त्रीय संगीत के केंद्र बिंदु में स्वयं को रखते हुए। और शास्त्रीय संगीत, किराना घराना, सवाई गंधर्व, इन सब के नाम को इन्होंने रोशन किया और जीवन चलता रहा। अंत में जो इस धराधाम पे आया है उसको एक दिन यहाँ से जाना होता है, और ऐसा ही होता है। 21 जुलाई सन 2009 में ये इस धराधाम को छोड़ के चली जाती हैं, और साथ में नए लोगों के लिए, नए कलाकारों के लिए एक ऐसा भंडार छोड़ जाती हैं कि अगर हम उस भंडार को संभालें तो हम बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक होंगे संगीत में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं
विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ इस महान शख्सियत के श्री चरणों में, और आज के एपिसोड को यहीं पे रोकता हूँ। अगर मेरा एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो, मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।